Welcome to Bind EduTech. Myself Vijay Yadav, and in today's video we are continuing to discuss our chapter Journey to the End of the Earth, written by Tishani Doshi. In the previous video we were discussing about a program which can be called an educational program named Students on Ice. The head of the program was Canadian Geoff Green. The program is running from the past 6 years, and in this program, Students on Ice, the high school students are being provided with inspiring educational opportunities so that we can develop a new understanding and respect towards our planet. This was the aim of that program. The head Canadian Geoff Green, उनके बारे में ये बताया गया कि पहले वो सेलिब्रिटीज़ वगैरह को ले जाते थे, फिर उन लोगों को ले जाना बंद कर दिया और फिर अपने प्रोग्राम में शामिल किया हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को, क्योंकि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स रेडी रहते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए और मोर इम्पॉर्टेंटली एक्ट करने के लिए। मतलब वो जो देखते हैं, जो समझते हैं, जो सीखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने लाइफ में एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। इसलिए उन लोगों को, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया। 6 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। ये प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने का रीज़न भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इट इज़ वेरी टफ टू गो सो नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। ये बहुत मुश्किल काम है कि आप साउथ पोल के इतने नज़दीक जाएं और बिना कोई नुकसान पहुंचे आप घूम करके वापस आ जाएं। ये एक टफ जॉब है और ये टफ जॉब कैनेडियन जॉफ ग्रीन जो हैं वो पिछले 6 सालों से ये टफ जॉब वो निभाते आ रहे हैं। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि डिस्कस किए थे, इसको हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे फिर से। ये जो ग्रीन हाईलाइटेड किया हुआ है सेंटेंस, परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। एंड रिपरकशंस का मतलब लिखा हुआ है रिजल्ट। एंटार्क्टिका परफेक्ट प्लेस है ये स्टडी करने के लिए कि इन्वायरमेंट में जो लिटिल चेंजेस हो रहे हैं, जिनका जिम्मेवार ह्यूमन बीइंग्स और उसके बढ़ता हुआ पॉपुलेशन है, उन लिटिल चेंजेस के वजह से बड़े बड़े रिजल्ट्स हो सकते हैं। बड़े रिजल्ट्स का मतलब डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स हो सकते हैं, विनाशकारी रिजल्ट्स हो सकते हैं। जो छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, उनका रिजल्ट बड़ा हो सकता है। और एक सेंटेंस इसी से मिलता जुलता है जो यहां येलो कलर से हाईलाइटेड है, जिसमें लिखा हुआ है टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस।
मतलब है कि अगर आप छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बड़ी चीज़ें अपने जगह पर कायम रहेंगी। अगर आप छोटी चीज़ों को छोटा समझ करके नेग्लेक्ट कर देंगे तो बड़ा डिस्टरबेंस आ सकता है, उसका प्रभाव बड़ी चीज़ों पर भी बहुत बुरे तरीके से पड़ सकता है। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। एक ये वाला सेंटेंस कि अगर छोटी चीज़ों का ख्याल करोगे तभी बड़ी चीज़ें अपने जगह पर कायम रहेंगी, और एक ये वाला सेंटेंस जिसमें बताया गया कि एंटार्क्टिका एक परफेक्ट जगह है ये स्टडी करने के लिए कि इन्वायरमेंट में अगर छोटा सा भी चेंज होता है तो उस छोटे से चेंज का बड़ा बड़ा रिजल्ट हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स हो सकता है। इन दोनों सेंटेंसेस को एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव किया गया है यहां पर तिशानी दोषी के द्वारा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक सी ग्रास का। सी ग्रास मतलब समुद्री घास, ग्रासेस ऑफ द सी यहां लिखा हुआ है। एक सी ग्रास का एग्जाम्पल दिया है। एक ऐसा सी ग्रास, एक ऐसा समुद्री घास जो माइक्रोस्कोपिक हैं, मतलब कि वो बहुत छोटे हैं, साइज के बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते शायद, इसीलिए माइक्रोस्कोपिक लिखा हुआ है। तो वो सी ग्रासेस जो माइक्रोस्कोपिक हैं उनका नाम दिया गया है फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हैं तो आप लिखिएगा फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक सी ग्रासेस हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स आर माइक्रोस्कोपिक सी ग्रासेस। इन माइक्रोस्कोपिक सी ग्रासेस का इंपॉर्टेंस क्या है, इनका महत्व क्या है, ये किस तरह से यूज में आती हैं, वो यहां लिखा है। नरिश एंड सस्टेन द इंटायर सदर्न ओशियन फूड चेन। यही जो माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस हैं, सी ग्रासेस, वही ग्रासेस सदर्न ओशियन के पूरे फूड चेन को नरिश और सस्टेन कराते हैं। सदर्न ओशियन मतलब साउथ पोल, उधर का जो फूड चेन है उस फूड चेन को नरिश और सस्टेन करने का काम इन्हीं माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन नाम के समुद्री घास ये काम करते हैं कि इनको खा करके सदर्न ओशियन के जो मैरीन एनिमल्स हैं, मैरीन एनिमल्स आगे मिलेगा, मैरीन एनिमल्स मतलब समुद्री जीव जंतु जो हैं वो इसी घास को खा करके अपना पालन पोषण करते हैं। तो उधर के फूड चेन में इस घास का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, सदर्न ओशियन के फूड चेन में। इन घास के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे दीज आर सिंगल सेल्ड प्लांट्स। पहले तो ये कि ये सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स किस तरह का प्लांट है, और ऑप्शन में दिया जाएगा कि सिंगल सेल है या मल्टीपल सेल है, यूनिसेल है या नन ऑफ दीज है। तो आपको याद रखना है कि ये फाइटोप्लैंक्टन्स घास जो है ये सिंगल सेल प्लांट्स हैं, सिंगल सेल प्लांट्स हैं। और सभी प्लांट्स के जैसा इस फाइटोप्लैंक्टन नाम के घास में भी फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस होता है। आप सब लोगों ने अपने स्कूल लेवल में ही फोटोसिंथेसिस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा साइंस के बुक्स में। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी पेड़ पौधा, जो पेड़ पौधे प्लांट्स के कैटेगरीज में आते हैं, वो लोग सन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं सन के एनर्जी को, और उस एनर्जी से वो लोग अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज अपना भोजन खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सन्स एनर्जी। और इसी प्रोसेस को, अपना भोजन खुद तैयार करने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है।
ये सभी प्लांट्स में होता है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कि वो प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये भी प्लांट्स के कैटेगरीज में है, ग्रास है, तो ये भी सन का एनर्जी यूज करते हैं, सन का एनर्जी कलेक्ट करते हैं और अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। आपसे इसके बारे में भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस किस प्रोसेस को बोलते हैं। तो आप ऑप्शंस में देखिएगा, जिस प्रोसेस में लिखा रहेगा कि सन के एनर्जी को यूज करके अपना खाना खुद बना ले, ऐसे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट बोल लें या नेसेसरी बोल लें, ये एक नेसेसरी प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस अगर नहीं हो तो प्लांट्स का क्या होगा? प्लांट्स विल डाई, प्लांट्स मर जाएंगे। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्लांट्स जो हैं वो मर जाएंगे अगर वो ये प्रोसेस नहीं कर पाए। तो ये हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, उनके अंदर भी ये वाला प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसके लिए वो सन का एनर्जी को यूज करते हैं। अब साइंटिस्ट लोग जो हैं वो ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ओजोन लेयर में और ज्यादा खराबी हुआ, डिप्लीशन वर्ड यूज किया है, फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर में और डिप्लीशन हुआ, डिप्लीशन मतलब है कि उसका स्थिति और खराब हुआ, डिग्रेड हुआ। साइंस के बुक्स में ही आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में एक, जिससे सन के जो हार्मफुल रेज हैं वो फिल्टर हो जाते हैं और वो हम तक नहीं पहुंच पाते। तो वो ओजोन लेयर जो है वो खराब होते जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो जाने के कारण। और इसी चैप्टर में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि उस कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण एक ब्लैंकेट बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसके वजह से हमारा टेम्परेचर जो है ग्लोब का वो बढ़ता जा रहा है। और इसी फेनोमेना को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो साइंटिस्ट लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ओजोन लेयर और खराब हुआ तो इसका असर सीधा फाइटोप्लैंक्टन्स नाम के घास के एक्टिविटीज पर होगा। एक्टिविटीज का मतलब है कि उसका जो प्रोसेस चलता है फोटोसिंथेसिस का, उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर असर होगा अगर ओजोन लेयर और ज्यादा खराब हुआ तो। और ये बात कौन बोल रहे हैं? साइंटिस्ट्स बोल रहे हैं या एक तरह से यहां चेतावनी दे रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइंटिस्ट्स जो हैं वो किस बात की चेतावनी दे रहे हैं। तो चेतावनी में आपको ये बात लिखना होगा कि साइंटिस्ट्स जो हैं वो इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन लेयर में अगर और ज़्यादा खराबी हुआ तो उसका सीधा असर फाइटोप्लैंक्टन के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर होगा। और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफेक्टेड हुआ तो फाइटोप्लैंक्टन्स अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और उसके वजह से दे विल डाई, मतलब वो घास जो है समुद्री घास वो मरने लगेंगे, दे विल डाई। अब अगर समुद्री घास मरने लगे, वो फिनिश होने लगे, तो इसका बड़ा इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका बड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि उन घास को खा करके जो समुद्री जीव जंतु, सदर्न ओशियन के समुद्री जीव जंतु जो अपना पालन पोषण करते हैं, नरिश और सस्टेन वर्ड यूज किया गया है, जो नरिश और सस्टेन करते हैं इनके ऊपर वो लोग, वो मैरीन एनिमल्स अफेक्टेड हो जाएंगे, वो प्रभावित हो जाएंगे। अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो लोग भी मरने लगेंगे और फिर उन पर जो डिपेंड करते हैं, इस तरह से पूरा सदर्न ओशियन का फूड चेन, जिसको आहार श्रृंखला बोलते हैं हिंदी में, फूड चेन, जिसमें
दिखाया जाता है कि घास है, घास को बकरी खा रही है, बकरी को शेर खा रहा है, शेर को ह्यूमन बींग्स खा जा रहे हैं, आई मीन डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो ये पूरा फूड चेन है। इस फूड चेन में अगर एक भी चीज को डिस्टरबेंस हुआ तो पूरा फूड चेन इफेक्टेड हो जाएगा। वैसे ही सदर्न ओशियन के फूड चेन में फाइटोप्लैंक्टन नाम के समुद्री घास का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसी घास को खा करके मैरीन एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो लोग अपना पालन पोषण करते हैं। साइंटिस्ट चेतावनी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं चेतावनी, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ओजोन लेयर में और खराबी हुआ तो उसका सीधा असर फाइटोप्लैंक्टन के उस प्रोसेस पे पड़ेगा जिससे वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैसे पड़ेगा? क्योंकि ओजोन लेयर खराब हुआ तो हार्मफुल रेज आएंगे, और हार्मफुल रेज को लेकर के एब्जॉर्ब करके जब फाइटोप्लैंक्टन्स अपना फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करेंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे और उसके बाद वो डाई हो जाएंगे, वो घास जो हैं वो सूखने लगेंगे, मरने लगेंगे। तो उन घासों के फिनिश होने की वजह से उसका असर उस सदर्न ओशियन के पूरे आहार श्रृंखला पर, पूरे फूड चेन पर पड़ेगा। जितने भी मैरीन एनिमल्स और बर्ड्स उनको खा के डिपेंड रहते हैं वो सारे इफेक्टेड हो जाएंगे। ये जो फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल है, फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल, ये इन दोनों सेंटेंसेस को प्रूफ कर रहा है। पहला सेंटेंस कि अगर छोटी चीज का ख्याल रखोगे तो बड़ी चीज अपने जगह पर कायम रहेगी। मतलब अगर छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स का ख्याल रखोगे तभी पूरा फूड चेन बना हुआ रहेगा। और एक ये सेंटेंस भी जिसमें बताया गया है कि एंटार्क्टिका परफेक्ट प्लेस है ये स्टडी करने के लिए कि अगर इन्वायरमेंट में छोटा सा भी कोई बदलाव होता है, कोई खराबी होता है जो बिल्कुल छोटा सा हो, तो उस खराबी का बड़ा बड़ा रिजल्ट, बिग रिजल्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर छोटा सा फाइटोप्लैंक्टन खराब हुआ तो बिग रिजल्ट होगा, मतलब कि पूरा ओशियन का, सदर्न ओशियन का फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये फाइटोप्लैंक्टन वाला एग्जाम्पल और ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये निश्चित रूप से इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट सेक्शन में आ गए हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर का ये हमारा लास्ट सेक्शन है। अगर प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा तो ये जो जर्नी था, एंटार्क्टिका का जर्नी, तिशानी दोषी जो कर रही थी और उसके बारे में लिखी है, ये जर्नी 2 वीक्स का जर्नी था, 2 सप्ताह का जर्नी था। तो 2 सप्ताह का जर्नी लगभग पूरा हो गया। उसके बाद आखिरी स्टेज में ये आ गया है जर्नी, और तब उस समय का एक इंसिडेंट के बारे में तिशानी दोषी यहाँ डिस्कस कर रही हैं। उन्होंने हेडिंग दिया है वॉक ऑन द ओशियन। वॉक ऑन द ओशियन, अगर इसको लिटरली आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो इसका मतलब निकलेगा समुद्र पर पैदल चलना, समुद्र पर चलना, वॉक ऑन द ओशियन। अब देखिए कि कैसे ये संभव हुआ, कब संभव हुआ, ये इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट तिशानी दोषी यहाँ शेयर कर रही हैं। वो लिखती हैं, माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस, माई मतलब तिशानी दोषी का, एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। एपिफेनीज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एपिफेनी प्लूरल में एपिफेनीज लिखा हुआ है। एपिफेनीज का मतलब होता है मेमोरेबल मोमेंट्स। एपिफेनीज का मतलब है यादगार पल। जब आप कहीं भी किसी तरह की भी यात्रा पर जाते हैं तो पूरी यात्रा कंप्लीट करने के बाद जब आप पूरी यात्रा के बारे में बैठ करके सोचते हैं तो बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स आपको याद आते हैं उस पूरी जर्नी का, बहुत सारे।
मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स में से एक मोमेंट कोई ऐसा होता है जो मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट होता है। मतलब यादगार पलों में से सबसे यादगार पल, तिशानी दोषी का सबसे यादगार पल कौन सा था इस पूरे जर्नी का, यह आपसे पूछा जाएगा और आप 1 सेंटेंस में आंसर देंगे, वॉक ऑन द ओशियन। तिशानी दोषी का सबसे यादगार पल इस जर्नी का यह रहा था जब उनको ओशियन पे चलने का मौका मिला था, अपॉर्चुनिटी मिला था। तो उसके बारे में उसको बोलती है कि ये मेरा मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट था। अब मोमेंट वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो मोमेंट का मतलब होता है पल, क्षण बोलते हैं। अब पल और क्षण से मतलब है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मोमेंट से भी मतलब है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कहीं कहीं एपिफेनी वर्ड जो है, एपिफेनीज जो यूज किया है तिशानी दोषी ने, इसका कहीं कहीं मतलब इससे भी रिलेट करके निकालते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आपको कुछ अमेजिंग चीजें देखने को मिले, कुछ वंडरफुल चीजें देखने को मिले, या कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बने, तो उसको भी एपिफेनी बोलते हैं। मेमोरेबल मोमेंट होना चाहिए और शॉर्ट टाइम होना चाहिए, ज़्यादा बड़े लंबे समय का मेमोरेबल मोमेंट, मतलब लंबे टाइम तक का नहीं होना चाहिए, शॉर्ट मेमोरेबल मोमेंट होना चाहिए। तो तिशानी दोषी बोलती हैं कि पूरे जर्नी का जो मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट था उनका, वो तब था जब वो ओशियन पर वॉक की थी, पैदल चली थी। कब, कैसे, आगे वो डिस्कस करती हैं इसी में। द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्रीज साउथ। एक लोकेशन भी तिशानी दोषी बताती हैं कि एंटार्क्टिक सर्कल के नजदीक 65.55 डिग्री साउथ में यह घटना इनके साथ हुई थी, जो मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट बन गई। यह घटना इनके साथ एंटार्क्टिक सर्कल के 65.55 डिग्रीज साउथ में हुई थी। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट कहां हुआ था, एग्जैक्ट उसका पॉइंट क्या था। तो आपको यह भी ऑप्शन में मिल सकता है 65.55 डिग्री साउथ, यह वर्ड याद रखिएगा, 65.55 डिग्री साउथ ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल, यहां पे यह घटना हुई थी। घटना यह थी कि जो इनका जहाज था, जहाज का नाम अगर याद हो आपको, रशियन जहाज था एकेडमिक सोकाल्स्की। ये जब वापस आ रहे थे, 2 सप्ताह का टूर पूरा करके ये वापस आ रहे थे, ऑन देयर रिटर्न ये घटना हुई थी। ये वापस आ रहे थे और समुद्र में एंटार्क्टिका के नजदीक का जो एंटार्क्टिका से सटा हुआ जो समुद्र है उसको एंटार्क्टिक ओशियन बोलेंगे। तो उस समुद्र में क्या होता है कि बहुत सारे बर्फ के टुकड़े, शीट ऑफ आइस, बर्फ के टुकड़े 2 शेप में वहां पर समुद्र के पानी में तैरते हुए रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। एक शेप होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब पहाड़ जैसे रहते हैं बर्फ के टुकड़े, और एक शेप होता है हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया फ्लैट सरफेस जैसा। एक शेप जो होता है वो आइस का फ्लैट सरफेस जैसा आइस रहेगा, और एक शेप हो गया वर्टिकल, मतलब जो पहाड़ जैसा शेप का रहेगा। ये आइस के टुकड़े होते हैं जो एंटार्क्टिका से टूट करके, अलग होकर के, फ्लोट करते करते एंटार्क्टिका से सटे हुए ओशियन में पाए जाते हैं। आइस के टुकड़े होते हैं, पीस ऑफ आइसेस। ये बहुत बड़े बड़े भी होते हैं,
छोटे भी होते हैं। तो एक बड़ा सा आइस का टुकड़ा था, बड़ा आइस का टुकड़ा, आइस शीट बोलेंगे उसको, आइस शीट लिखा हुआ है यहां। बड़ा आइस का टुकड़ा था जो कि एंटार्क्टिक ओशियन में फ्लोट कर रहा था। ये लोग वापस जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में वो बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा फ्लोट कर रहा था, और वो बर्फ का टुकड़ा हॉरिजॉन्टल था, मतलब सतह जैसा था, फ्लोर जैसा था, और बहुत बड़े साइज का था। बड़ा साइज से मेरे कहने का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1 किलोमीटर का रेडियस, या डायमीटर में समझ लो तो 2 किलोमीटर का डायमीटर। इतना बड़ा आइस का टुकड़ा था जो एंटार्क्टिक ओशियन में तैर रहा था, लगभग 2 किलोमीटर डायमीटर जैसा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत विशाल था वो, बिग शीट ऑफ आइस। और उस आइस शीट का जो विड्थ था, जो उसका मोटाई था, वो लगभग 1 मीटर मोटा था, 1 मीटर थिक था, 1 मीटर का थिकनेस था उस आइस शीट का। और एरिया वाइज वो आइस शीट बहुत बड़ा था, 1 किलोमीटर रेडियस जितना फैला हुआ आइस शीट था। और वो आइस शीट समुद्र में बीचों बीच फ्लोट कर रहा था, जिधर से ये वापस आ रहे थे, जिधर से इनका शिप वापस आ रहा था, द एकेडमिक सोकैल्स्की। तो ये शिप एक आइस के शीट में जाकर के फंस गया। आइस के शीट में जाकर के फंसने के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, वेज, WEDGE। वो जो एकेडमिक सोकैल्स्की नाम का जहाज था, रशियन जहाज, वो एक बड़े से आइस शीट में जाकर के फंस गया। वेज वर्ड यूज किया है फंसने के लिए। और वो वहां से बाहर, मतलब कि इस तरह से फंसा कि वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, पूरी तरह से फंस गया आइस के टुकड़े में। आइस का टुकड़ा का थिकनेस याद रखना, और थिकनेस के साथ यह भी याद रखना कि उसका सरफेस एरिया जो था वो काफी बड़ा था, 1 किलोमीटर ऑफ रेडियस, और थिकनेस था 1 मीटर। वहां पे जाकर के इनका जहाज जाकर के फंस गया। वेज वर्ड यूज किया है उसके लिए। उसी समय ये मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट हुआ था। अभी और आगे है ये मोमेंट जो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।